आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, ये चैप्टर में वर्क क्या होता है, एनर्जी के बेसिक दो टाइप, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, ये हम देखने वाले हैं। उनसे रिगार्डिंग उनके एक्सप्रेशन को स्टडी करने वाले हैं। साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। एक नया कंसेप्ट जिसे फ्री फॉल कहा जाएगा वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिजिक्स से रिगार्डिंग ये चैप्टर है। टेक्स्ट बुक पे शुरुआत में ही स्टूडेंट्स कुछ एक्टिविटी दी हुई है। अगर आप देखोगे तो एक लड़की है जो पढ़ाई कर रही है, एक लड़का है जो बॉल के साथ में खेल रहा है, तीसरी है एक लड़की है जो टीवी पे कार्टून देख रही है, चौथा जो पिक्चर है कि एक कुली है जो एक सामान लेके, एक लोड लेके है। तो चारों एक्टिविटी को देखा जाए तो देखते समय ये हमें वर्क लगेगा कि ये सब काम है ना, क्योंकि हम कोई भी मेंटल एक्टिविटी को, फिजिकल एक्टिविटी को वर्क कहते हैं। लेकिन क्या सही मायने में वो वर्क है? नहीं, देखा जाए तो वो केवल एक मेंटल एक्टिविटी है। इसमें से कुछ एक्टिविटी वर्क है, कुछ एक्टिविटी वर्क नहीं है स्टूडेंट्स। तो एग्जैक्ट अगर फिजिक्स के भाषा में, फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो किसे कहोगे आप वर्क? वर्क हम उसे कहेंगे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों एक्टिविटी जहाँ होगी उसे हम सही मायने में वर्क कहेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखा जाए तो वो जो लड़की पढ़ाई कर रही है या फिर वो लड़की, दूसरी लड़की जो है वो टीवी पे कार्टून देख रही है, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। मतलब ये दोनों मेंटल एक्टिविटी है, एक ही जगह बैठ के की जा रही है, जिसमें फोर्स नहीं है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी नहीं है। तो ये दोनों वर्क नहीं कहलाएगा फिजिक्स के टर्म्स में। हाँ, वो जो बॉयज़ जो है वो जो खेल रहा है बॉल से या फिर एक जन लोड लेके है, वो डेफिनेटली वर्क होगा। तो वर्क में जैसे मैंने बोला कि दो चीज़ें चाहिए, दैट इज़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर एक सिंपल मैं बात करूँ कि अगर मोबाइल है, मैं इसको फोर्स अप्लाई करूँ, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? यहाँ वर्क हुआ है, क्योंकि एक तो फोर्स अप्लाई किया, या ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को बदल दी, और ये पहले यहाँ था तो यहाँ हो गया, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्रिएट हो गया, है ना। तो डेफिनेटली ये वर्क है। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो मैथमेटिकल टर्म्स में हम किसे क्या बोलेंगे? वर्क इज इक्वल टू, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अलग अलग टाइप के फोर्सेस के बारे में आप लोगों ने मतलब इनके प्रीवियस क्लास में भी सीख चुके हो। मस्कुलर फोर्स, स्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो जहाँ फोर्स रहेगा और डिस्प्लेसमेंट रहेगा वहाँ डेफिनेटली वर्क होगा। नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे कि फिर से कुछ एक्टिविटी दी है। जैसे एक लड़की है जो एक टेबल है जिसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट को जगह से ए से बी की तरफ लेके जा रही है। दूसरी जो एक्टिविटी है, एक लड़की है एक छोटे से खिलौनों को थ्रेड के माध्यम से अपने तरफ खींच रही है। तीसरी जो सी में एक बड़ी गाड़ी जो है वो छोटे गाड़ी को खींच रही है थ्रेड्स के माध्यम से, बोल सकते हैं, रस्सी के माध्यम से बोल सकते हैं। ये तीनों एक्टिविटी में यस डेफिनेटली ये एक्टिविटी में आपको इजीली वर्क देखने को मिल रहा है। वहाँ फोर्स स्ट्रेट है, डिस्प्लेसमेंट भी है। लेकिन बी और सी एक्टिविटी में देखा जाए तो वो जो लड़की स्ट्रिंग के माध्यम से वो खिलौने को खींच रही है, या फिर नेक्स्ट में एक लार्ज व्हीकल जो है वो छोटे व्हीकल को खींच रहा है। तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन स्टूडेंट्स दोनों अलग अलग है। और ऐसे समय पे डेफिनेटली वहाँ वर्क हुआ है, लेकिन उस समय वो वर्क को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्या केवल वहाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये फार्मूला लगाने से वर्क निकल जाएगा? नहीं, वहाँ हमें एक कंपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कंपोनेंट मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि F ये अप्लाइड फोर्स है और F1 जो है ये कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ऐसे समय पे अगर वर्क हमें निकालना है तो वर्क की डेफिनेशन अब बदल जाएगी। जैसे आप जानते हो
कि 9th स्टैंडर्ड में आप सीखने वाले हो टिल द टाइम आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रेशोज़ है, उसमें से एक रेशो जो है वो कॉस रेशो है। ठीक है, वो कॉस रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसके हिसाब से अगर कंपोनेंट की मैं बात करूँ तो कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ दो F1 कंपोनेंट एक कंपोनेंट है ना। ऐसा अगर हम डिस्प्लेसमेंट करें तो उस समय वर्क जो होगा वो क्या होगा, F1 इंटू एस। ठीक है, अब वो फोर्स अप्लाई जो किया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब डेफिनेटली वहाँ कोई ना कोई एंगल क्रिएट हुआ है, तो वो एंगल जनरेट हुआ है बिटवीन F एंड इट्स कंपोनेंट इट द F1, है ना। तो उसके हिसाब से अगर हम कॉस थीटा में उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू को पुटअप करें, क्योंकि आपको वो ट्रायंगल मिल रहा है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब F1 अपॉन F होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू F1 अपॉन F। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा F1 इज इक्वल टू F कॉस थीटा। समझ रहे हो। और फोर्स, तो ये आपको क्या मिला, F1 मिला है, तो जस्ट हम वहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू F1 इंटू एस। तो F1 क्या मिला, F कॉस थीटा इंटू एस। तो वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन मिलेगा। तो जनरल जो फॉर्मूला था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर कोई एंगल क्रिएट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन अगर बदल जाती है और कोई एंगल क्रिएट होता है, तो फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा ये होता है। ठीक है, वो थीटा के ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि आपका वर्क कौन सा है। अगर मान लीजिए थीटा ज़ीरो है, थीटा अगर ज़ीरो है तो कॉस ज़ीरो क्या होता है 1, और उसमें अगर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू Fs मिलेगा। इसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क, और इस समय वर्क मैक्सिमम होगा। अगर थीटा हम 90 डिग्री लेते हैं और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो टोटल वर्क कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो ऐसे वर्क को हम करेंगे 0 वर्क। तीसरा, अगर थीटा की वैल्यू अगर हम 180 लेते हैं तो कॉस 180 कितना होता है, -1। दैट मीन्स वो वैल्यू अगर हम पुटअप करेंगे इक्वेशन में तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू -FS, है ना। मतलब ये जो वर्क है ये माइनस में है, निगेटिव वर्क, और ये सबसे कम वर्क होता है। तो विद द हेल्प ऑफ थीटा एंगल के हिसाब से आपका वर्क डिसाइड करता है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वर्क किसे कहते हैं, वर्क का फॉर्मूला देखा स्टूडेंट्स, है ना। वर्क अगर कोई एंगल में क्रिएट होता है तो उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला देखा, है ना। और थीटा के हिसाब से, मतलब जैसे जैसे थीटा बदल रहा है वैसे वैसे वर्क का नेचर भी बदल रहा है, और जिसके थ्रू पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, 0 वर्क ये क्रिएट होते हैं हमने देखा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।